नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लेकर आते हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें। गोल्ड, जहां पर फेड मिनट्स के बाद यहां पर लग रहा है कि गोल्ड में निचले स्तरों से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि फेड की जो ब्याज दरें बढ़ाने की जो रफ्तार है वो अब धीमी हो सकती है। सितंबर में हो सकता है कि ½ % या उससे कम ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो, ऐसा संकेत मिल रहे हैं। गोल्ड आज MCX पर तेज है, हालांकि कॉमेक्स पर आज भी रेंज में ही कारोबार कर रहा है। चांदी आज भी हल्की गिरावट है, हालांकि शुरुआती गिरावट कम हुई है लेकिन अभी भी 100 रुपए से ज़्यादा कमजोर है, 56,700 के आसपास कारोबार कर रही है। क्रूड बेहद सीमित दायरे में है, $93 के आसपास कारोबार कर रहा है। खबर यह है कि रूस का उत्पादन और सप्लाई एशियाई देशों के लिए बढ़ गया है और आगे भी उत्पादन रूस बढ़ा सकता है। कॉपर मांग घटने की चिंता है। MCX पर आज हल्की गिरावट के साथ 660 रुपए हैं। कॉपर के अलावा जिंक सबसे ज्यादा कमजोर है, MCX पर 1% गिर गया है, भाव 315 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है। चलिए अब एग्री की बात कर लेते हैं। मेंथा सबसे पहले 975 के आसपास फिसल गया है भाव MCX पर। सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई मार्केट में बढ़ी है, उसका दबाव यहां पर पास ऑन होता दिख रहा है। कॉटन, ग्लोबल उत्पादन घटने की चिंता है, 19% तक उत्पादन कम हो सकता है। और आज MCX पर बात करें तो लगातार यहां पर 2% जो प्राइस लिमिट है उसको अब कम कर दिया गया है, 2% का ऊपरी सर्किट है और लगातार सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है, 50,900 के आसपास कारोबार कर रहा है। हल्दी आज तेजी दिख रही है, ½ % तक की, 7,400 के आसपास हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। जीरा भी तेज है, 24,700 के आसपास। धनिया स्थिर एक्सपोर्ट, कम उत्पादन अनुमान से यहां पर सपोर्ट है 11,900 के आसपास। तो ये कुछ बड़ी खबरें। चलिए अब वापस से लौटते हैं वायदा बाजार की तरफ। सबसे पहले आज बात करते हैं गोल्ड में, जहां पर तेजी दिख रही है। कुणाल जी, क्या लग रहा है, गोल्ड में आज अच्छी तेजी दिख रही है, करीब करीब 150 रुपए ऊपर है, क्या ये तेजी बढ़ेगी? क्या करना चाहिए करंट लेवल पर? अगर आप फंडामेंटल देखिए तो मेरे टाइम में कल जो इंडिकेशन आया है फेड की मीटिंग से कि ये लोग इंटरेस्ट रेट और भी बढ़ाने वाले हैं, तो गोल्ड मुझे लग रहा है प्रेशर में रहेगा थोड़ा। शॉर्ट टर्म में गोल्ड में, नियर टर्म में ज़्यादा अपसाइड नहीं आएगी। 51,500 के टारगेट के लिए आप गोल्ड बेच सकते हैं। मुझे ज़्यादा अपसाइड नज़र नहीं आ रही है गोल्ड में। तो कितनी तेजी यहां से लग रही है मनोज जी गोल्ड में? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, जिस तरह से फेड के कल मिनट्स आए थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सेशंस में यहाँ लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है लोअर लेवल्स पर देखने को मिल सकता है गोल्ड में। हमारा मानना है कि 51,850, 51,900 ये स्तर एक बार यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो वर्तमान लेवल पे सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। यहाँ पे इवन 51,600 के स्तर मिले तो बाइंग कर सकते हैं। 51,440 के स्टॉप लॉस से 51,900 तक के लक्ष्य के लिए। लेकिन 52,000 अब यहाँ मजबूत रेजिस्टेंस, अगर सेलिंग की स्ट्रेटेजी बनानी है तो 52,000 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहां फिर शॉर्ट किया जा सकता है। भाविक आपके पास आएंगे। अब हमारे साथ सिराज हुसैन साहब जुड़ गए हैं, पूर्व कृषि सचिव हैं और एग्री इकोनॉमिस्ट है। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, सबसे पहले आपसे बात हम करेंगे चावल उत्पादन को लेकर, जो अब लग रहा है कई सारे जो ग्राउंड के एक्सपर्ट्स हैं, जो फार्मर एसोसिएशन वाले हैं, उनको लगता है कि 10 से 15% तक उत्पादन सरकारी अनुमान से कम रह सकता है। और 2022-23 के लिए जो USDA का अनुमान है वो है 12.85 करोड़ टन। आपका क्या अनुमान है, क्या लग रहा है, चावल उत्पादन सर इस बार कम रह सकता है? सिराज हुसैन साहब, सर आपसे मेरा सवाल था, क्या चावल उत्पादन को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है? ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिमी बंगाल में बारिश जो औसत बारिश का है पिछले 50 साल का, उसके मुकाबले में बहुत कम हुई है। बिल्कुल सर। और उत्तर प्रदेश में मैंने लखनऊ के आसपास के कुछ एरियाज देखे हैं, तो वहां पर पैडी का ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाया है। और पश्चिमी बंगाल में 1/3 एरिया ऐसा है जो नॉर्मली राइस में होता था, वो इस साल उसमें बुआई नहीं हो पाई है। तो ऐसा लगता है कि 10% लॉस ऑफ प्रोडक्शन होगा। अब 10 से ज्यादा की भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ कहना अभी इस स्टेज पे मुश्किल है। ओके सर, तो सरकार के लिए क्या एक अलार्मिंग बेल की तरह है और अब एक्सपोर्ट पर कुछ कर्व लगाने की यहाँ से जरूरत आ गई है क्या? क्या ये सही वक्त होगा?
देखिए, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन के जो पब्लिक को अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट राज्य सरकारों से सूचना लेती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से सूचना मंगाती है, उसके अपने पॉलिटिकल लीडर्स ग्राउंड से सूचना भेजते हैं, जिला पंचायतों से सूचना आती है, तो वो एक बेहतर असेसमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो देश में चावल की अवेलेबिलिटी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये मुमकिन है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को किसी तरह रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करे, और उसके लिए हो सकता है कोई मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस वगैरह लगा दिया जाए, क्योंकि हमने गेहूं के केस में भी देखा कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, मिनिस्टर्स तो कहते रहे कि हम दुनिया को फीड करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बावजूद और अचानक गेहूं के एक्सपोर्ट पे बैन लगा, और न सिर्फ गेहूं के एक्सपोर्ट पे बैन लगा बल्कि अब व्हीट प्रोडक्ट्स, आटा, मैदा, सभी चीजों का एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट हुआ है। सर, एफसीआई के गोडाउन की क्या स्थिति है? एक खबर मैं पढ़ रहा था, उसके मुताबिक अगर जिस तरह से फ्री राशन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है राइस, अगर चलता रहा तो 2023 तक 10 साल के निचले स्तर पर स्टॉक जा सकता है। हालांकि जो बफर स्टॉक है वो जो उनके लिमिट है उससे काफी ऊपर है अभी, तो आप क्या अनुमान लगा रहे हैं सर? देखिए, इस साल 21-22 में चावल का प्रोक्योरमेंट 60 मिलियन टन हो रहा है। तो ये तो बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट है, हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट भी कोई देश के लिए अच्छी चीज नहीं है, उसकी कैरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा होती है और उसके स्टोरेज की भी समस्याएं आती हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के स्टॉक में समस्या नहीं है, जो प्रॉब्लम आ सकती है वो प्राइसेस को लेकर है। यानी कि मार्केट में प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट के पास इतनी स्पेस होनी चाहिए कि गवर्नमेंट मार्केट में ओपन मार्केट सेल स्कीम में रिलीज कर सके। ओके सर, अब एक जो इनका रिव्यू चल रहा था एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, एथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर डाइवर्ट करने का चावल का, क्या उसको वापस से रिव्यू करने की जरूरत है? देखिए, उसके बारे में तो हम बहुत लिखते हैं और बार बार हमने लिखा है कि चावल से इथेनॉल बनाना हमारे व्यू में कोई बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं है। हम शुगर केन से और मोलासेस से इथेनॉल बनाएं वो तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसका काफी सरप्लस प्रोडक्शन है। लेकिन चावल से इथेनॉल बनाने के लिए जो एफसीआई से एलोकेशन गवर्नमेंट कर रही है वो मुझे लगता है कि कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है और उसको रिव्यू करने की जरूरत है। हमने लिखा भी है ये, और कल भी श्वेता सैनी ने जो आर्टिकल प्रिंट में लिखा है उसमें ये पूरी सिचुएशन, एक थाली का प्राइस उन्होंने कंपेयर किया है अब से 5-7-6 पहले क्या था और अब क्या है, तो उसमें 42% की बढ़ोतरी हुई है। एक टिपिकल थाली में, वेजिटेरियन टिपिकल थाली में इतनी बढ़ोतरी हुई है। ओके सर, अब पल्सेस की बात कर लेते हैं। तुअर के जो सोइंग नंबर है वो भी बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है, और उड़द और मूंग बुआई को लेकर भी चिंता है, क्योंकि राजस्थान में जो बारिश से मूंग की फसलों को नुकसान हुआ है, ऐसा ग्राउंड के फार्मर से बात हुई थी वो बता रहे हैं। और महाराष्ट्र और कर्नाटक में उड़द की फसलों को भी नुकसान हुआ है। क्या लग रहा है, दलहन उत्पादन को लेकर चिंता करने की जरूरत है या ये ठीक है, सामान्य रहेगा? नहीं, देखिए, पल्सेस के केस में, कुछ पल्सेस में तो थोड़ी सी स्थिति ऐसी है कि काफी पूरा है जीरो ड्यूटी पे। तो हमारा तो ये व्यू था कि किसानों के प्राइस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें थोड़ी सी ड्यूटी लगाने की जरूरत है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं डैमेज हुआ है क्रॉप को, उससे पहले की बात है। तो ये तो गवर्नमेंट एक असेसमेंट करके कि कितना प्रोडक्शन एस्टिमेटेड है उसके बाद कोई व्यू लेगी। इसमें इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी हुई है, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं, कॉमर्स हैं, कंज्यूमर अफेयर्स हैं, फूड हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक सही फैसला पल्सेस के बारे में कर लेंगे। बात कर लेते हैं कॉटन उत्पादन को लेकर। हालांकि इसके अनुमान, कॉटन उत्पादन में लगातार जो नए अनुमान आए हैं वो कम है। तीसरा अनुमान 315 लाख गांठ के आसपास का था, जो घटकर 312, और ग्लोबल उत्पादन के जो नंबर आ रहे हैं, अनुमान जो आ रहे हैं एस्टिमेट्स, वो भी 19% पिछले साल से कम रहने का अनुमान है। आपको लग रहा है कि कॉटन में तेजी आगे आएगी और ये डेफिसिट की स्थिति बनी रहेगी, यहाँ पर मार्केट में सप्लाई कम रहेगी? देखिए, कॉटन का बहुत अच्छा प्रोडक्शन पिछले साल हुआ, किसानों को बहुत अच्छे दाम मिले, लेकिन हमने देखा पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमेशा ये चाहती है कि उसको सस्ते रेट पे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से कॉटन मिलता रहे, और जाहिर है कि फार्मर्स चाहते हैं कि उनको बेहतर कॉटन के दाम मिले। तो पंजाब के कुछ एरियाज में व्हाइट फ्लाई का भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसमें भी
अभी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बहुत करेक्ट एस्टिमेट नहीं आ पाते हैं प्रोडक्शन के। हमने शुगर केन के केस में भी देखा, महाराष्ट्र में जितना एस्टिमेटेड था उससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया शुगर केन का। तो कॉटन के केस में भी यही स्थिति होगी और उसमें मुझे लगता है कि एक बैलेंस गवर्नमेंट बनाएगी जिससे कि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उनका एम्प्लॉयमेंट भी बना रहे और किसानों को भी एमएसपी से ऊपर के दाम मिलते रहें, जैसा कि तेलंगाना में और पंजाब के और गुजरात के किसान उम्मीद कर रहे हैं। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और तमाम तरह के ग्रेन से लेकर और बाकी चीज़ कॉटन, दलहन, चावल, गेहूं सब पर अपनी राय दी। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और वायदा बाजार की ओर वापस से रुख करते हैं। हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं। गोल्ड की बात हो रही थी, भाविक आपका व्यू क्या है गोल्ड पर आज के लिए? विश्वमोहन जी, मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड में अगर थोड़ी डिप आती है तो बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि कल जो एफएमसी के मिनट्स आई है उसमें कुछ इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि आइदर 50 बेसिस या 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक आ सकती है सितंबर में, और ऑलरेडी हमने देखा है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है गोल्ड में। तो आई थिंक थोड़ा डिप आता है अराउंड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 51,580, तो एक बार इंट्राडे पर्पज से लॉन्ग कर सकते हैं 51,900 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 51,400 का। हालांकि मुझे लग रहा है कि अपसाइड लिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि अभी भी डॉलर की स्ट्रेंथ बरकरार है, बट आज के दिन मैं प्ले आउट कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ओके, अब चांदी की बात कर लेते हैं। हालांकि रिसेंट हाई से 2-2.5 हज़ार रुपये नीचे चांदी आ चुकी है, 56,700 के आसपास है। कुणाल जी, क्या लग रहा है, आज भी 200 रुपये नीचे है, 56,500 एक बढ़िया सपोर्ट लेवल है, क्या करें? इस लेवल्स के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, क्या सलाह दे रहे हैं आप चांदी में आज? नहीं, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और फेड का मीटिंग का आउटकम मैं ऐसे देख रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में दोनों में है थोड़ा और बिकवाली आ सकता है। सो वेट करना चाहिए क्योंकि रियल रेट्स पॉजिटिव हो रहे हैं। दूसरा, टर्की के प्राइम मिनिस्टर ने रशियन प्राइम मिनिस्टर का पीस प्लान यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को दिया है। सो अगर कोई भी पीस टॉक सक्सेसफुल होते हैं तो वो भी गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव रहेगा। सो माय व्यू इज स्टिल वेट, अनदर डाउनसाइड इज ऑन द वे, और थोड़ा नीचे आपको 56,100 तक के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। सो रुकना चाहिए अभी, यानी नई खरीदारी से रुकना चाहिए, ऐसा कुणाल जी को लगता है। मनोज जी, आप क्या सलाह देंगे सिल्वर में आज? चांदी में हमारा मानना है कि यहाँ पे लोअर लेवल्स जो है वो अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 19.5 डॉलर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। भारतीय बाजारों में भी 56,200, 56,300 एक मजबूत सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो बाइंग की स्ट्रेटेजी बनानी है तो अगर थोड़ा और डीप मिलता है 200-300 रुपए का, तो वहाँ बाइंग कर सकते हैं 56,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। हालांकि यहाँ अपसाइड भी लिमिटेड रहेगा, 57,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो चांदी में देखने को मिलेगा। तो एक शॉर्ट टर्म जो है वो प्ले कर सकते हैं इंट्राडे के लिए 57,200 तक के लिए। भाविक, चांदी आपका व्यू क्या होगा? पिछले फ्राइडे को 59,300 के आसपास ट्रेड कर रही थी और आज देखिए करीब करीब 26,000-27,000 रुपये नीचे आ चुकी है, यहाँ पर क्या करें आप? आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि चांदी देखे तो वो थोड़े बेस मेटल्स पे ही अभी उसको फॉलो कर रही है, क्योंकि आगे जाके आई थिंक अगर थोड़ा रिसेशन आता है तो चांदी की जो प्राइसेस है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो मुझे गोल्ड में थोड़ा ज़्यादा कन्विक्शन है शॉर्ट कवरिंग में। चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी मुझे अभी भी लग रहा है कि स्लाइड वीक हो सकती है, बट ऑलरेडी वो सपोर्ट के करीब है, 56,600 जो सपोर्ट है, तो यहाँ से शॉर्ट भी नहीं कर सकते और मुझे लॉन्ग की भी कन्विक्शन नहीं होती। तो आई थिंक मैं साइडवेज रहूँगा। इंट्राडे मेरा कोई व्यू नहीं है अभी चांदी के लिए। ओके, चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। ब्रेंट आज दायरे में है, हालांकि अब शुरुआती हल्की तेजी थी, वो अब तेजी गायब हो गई है, अब वापस से $93 के नीचे है। कुणाल जी, क्रूड पर आपका व्यू क्या है? क्रूड में मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा तेज़ हो पाएगा। अभी जो यूएस ईरान की न्यूक्लियर डील की बात चल रही है, चाइना में स्लो डाउन चल रहा है, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चालू है, तो उसके चलते हुए रिसेशनरी फियर बढ़ते जा रहे हैं। सो मेरी राय में क्रूड भी 7050 7060 में सेल करना चाहिए और ऑन द डाउन साइड 6950 में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दैट्स अ ट्रेडिंग व्यू। मनोज जी, आपको भी यही लग रहा है, सहमत है कुणाल जी की बातों से? बिल्कुल, कुणाल से मैं सहमत हूँ। अगर यहाँ पे थोड़ा अपसाइड आता है 7,070-80 के आसपास तो बेकवाली करके चलना चाहिए। 7,160 का स्टॉप लॉस लगाए, 6,930 तक के जो लक्ष्य है वो इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। ओके, आपकी राय क्या है क्रूड पर, भाविक? जी, अभी तो सारे फंडामेंटल शॉर्ट
की तरफ ही दिखा रहा है। आई थिंक लॉन्ग में तभी जाना चाहिए मे बी अगस्त एंड या सितंबर में कि जब जो यूएस की जो ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो कम होगी और हुरिकेन सीजन स्टार्ट होगी। अभी फिलहाल तो टेक्निकली भी चार्ट वीक ही लग रहा है, तो मैं भी रिकमेंड करूंगा कि इंट्राडे अराउंड 7050 के करीब आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 6950 के टारगेट के लिए, और 7120 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। आज सभी बेस मेटल्स पे दबाव है, हालांकि कॉपर सिर्फ सुस्त दिख रहा है। जिंक सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, 1.25% से ज़्यादा टूट चुका है, 313 रुपये के आसपास आ चुका है। एल्युमिनियम 210 रुपये के आसपास, लेड देखिए 182 के आसपास, कॉपर 660 के आसपास। क्या पसंद आ रहा है आपको कुणाल जी? आज अगर किसी ट्रेडर को अगर कोई सलाह देना है तो क्या देंगे आज मेटल में? कुछ पसंद नहीं आ रहा है, सब बेचने को लग रहा है। कॉपर बेच सकते हैं, कॉपर 61 62 का रेट चल रहा है, बेच दीजिए। 650 का टारगेट, और स्टॉप लॉस मेरी राय में स्टॉप लॉस रखना है। यानी 650 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बेच सकते हैं। जिंक पर क्या राय देंगे कुणाल जी? हाँ, तेजी के न्यूज आ रहे हैं। यूरोप में स्पेक्टर बंद हो रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई 2.5% ग्लोबल सप्लाई, कुछ असर नहीं। चाइना में तकलीफ है, चाइना में बड़ा प्रॉब्लम है, मेटल में तेजी नहीं हो पाएगी। जिंक भी बेचना चाहिए 3 के टारगेट के लिए। बेचना ही चाहिए। कुणाल जी को लग रहा है कि मेटल में यहाँ से तेजी नहीं दिख रही है, और कॉपर इनकी टॉप पिक है, 650 के टारगेट के लिए आप बेच सकते हैं। मनोज जी, जिंक पर आपकी राय क्या होगी? क्योंकि यूरोप से जिस तरह की खबर आई कि 1 सितंबर से वहाँ पर नीदरलैंड का एक बड़ा स्मेल्टर में काम बंद होगा ऊंचे इलेक्ट्रिक कॉस्ट की वजह से, हालांकि वो तेजी गायब हो गई उसी दिन शाम होते होते, और अब देखिए 2 दिनों से गिर भी रहा है। अब नई राय क्या बन रही है जिंक पर आपकी? बिल्कुल, यहाँ पे वो एक न्यूज इफेक्ट था और हमने देखा था कि कीमतें 340 तक भी जाते हुए नजर आई थी, लेकिन इमीडिएटली वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे एक दायरे में रह सकता है, 300 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट से। हमारा मानना है कि 322 323 ये एक मेजर रेजिस्टेंस रहेंगे जिंक में, तो ये एक दायरे में बना रह सकता है। हालांकि यहाँ पे जो स्मेल्टिंग एक्टिविटीज है वो प्रभावित हो रही है, जिस तरह से हायर एनर्जी प्राइसेस बने हुए यूरोपियन यूनियन में, तो उसके चलते यहाँ पे लोअर लेवल्स पे कुछ सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर थोड़ा और डाउन साइड अगर यहाँ मिलता है 304-5 के आसपास, तो वहां फिर एक बार बाइंग की जा सकती है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एल्युमिनियम की। भाविक, एल्युमिनियम पर आपकी क्या राय होगी? 210 रुपए के आसपास है, क्या करें, खरीदें या बेचें अभी भी? देखिए, चाइना के जो डेटा आ रहे हैं वो तो वीक ही है, और मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी यूरोप के डेटा अभी वीक ही आने वाले हैं। अभी भी इनफैक्ट वीक ही आ रहा है, तो सारे बेस मेटल जो है उसमें थोड़ी बिकवाली और कंटिन्यू हो सकती है। एल्यूमिनियम स्पेशली वनरेबल है, क्योंकि जून में भी हमने देखा था कि चाइना में जो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन आया था वो ज़्यादा आया था, और एक्सपेक्टेशन है कि जुलाई में भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम 205 से 204 तक का 1 से 2 दिन में आ सकता है। इंट्राडे पर्पस पे देखें तो आई थिंक इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं 211 के करीब। मेरा टारगेट रहेगा 209 का, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 212 का। चलिए अब करेंसी की चाल भी देख लेते हैं। 79 रुपये 66 पैसे के आसपास है डॉलर के मुकाबले, 0.25% से ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। 22 पैसे कमजोरी दिखा रहा है डॉलर के मुकाबले। कुणाल जी, क्या लग रहा है, रुपए की कमजोरी क्या फिर से 80 के ऊपर जाने वाला है क्या? जी, अगर फंडामेंटल की बात तो डॉलर इंडेक्स फिर से स्ट्रांग होना चालू हो गया है। मुझे लग रहा है वर्ल्ड में एक अच्छा तेजी आ गया है लास्ट 1.5-2 महीने में, और अभी फिलहाल जो यूरोप के हालात है, जो चाइना के हालात है, यूएस फिर भी रिलेटिवली ठीक है। तो मेरा व्यू ऐसा है, रुपी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नियर टर्म में नहीं हो पाएगा, और एक बार टेस्ट कर। ओके, आपको क्या लग रहा है करेंसी में मनोज जी? मेरा मानना है कि एक दायरे में रहना चाहिए। हालांकि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में मजबूती है, लेकिन जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें करेक्ट हुई है, तो वो कहीं ना कहीं रुपी को सपोर्ट करेगी। तो एक यहाँ पे दायरा जो है वो रह सकता है। अगर मैं यूएसडी आईएनआर फ्यूचर की बात करूं तो यहाँ 79.40 जो है वो एक सपोर्ट रहेगा। वहीं 80 के आसपास यहाँ रेजिस्टेंस रहेंगे। तो ये एक 50 से 60 पैसे की जो रेंज है ये बनी रह सकती है अगले कुछ सेशंस के लिए। ओके, चलिए अब कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट देखिए कुणाल जी, अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट 41,000 के आसपास है और वो 51,000 के आसपास, 10,000 रुपए का डिफरेंस है। क्या हो रहा है कॉटन में? और एमसीएक्स में ज़्यादा तेजी दिख रही है, हालांकि आइस कॉटन फिर से 1-2 दिनों से अब नरमी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर तेजी बनी हुई है। क्या फैक्टर है? मेरा मानना ऐसा है कि ये जो अपसाइड है सस्टेन नहीं हो पाएगी। थोड़े दिन में ही हमको देखने मिल जाएगा फिर से फॉल। सो
तो मैं तो अभी यहाँ से बाइंग के जरा भी मूड में नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट करना चाहिए और ये तेज़ी सस्टेन नहीं हो पाएगी। इस तेजी में आपको शॉर्ट करके ही चलना चाहिए। और मनोज जी, अक्टूबर नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखिए कितना फर्क है। नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट तो 37,800 के आसपास है, वो 41,000 पे अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है। काफ़ी गैप है, हालांकि वो अगले सीजन की शुरुआत उस समय हो जाएगी। क्या लग रहा है कॉटन में क्या हो रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल, ये जो क्रॉप का लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है प्रीमियम बनी हुई है। लेकिन आगे के जो 2 मंथ है, जो नई क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर का, तो वो यहाँ पे काफी बड़े डिस्काउंट में चल रहा है, क्योंकि जब क्रॉप के अराइवल्स होंगे तो उस समय फिर कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि जो यूएस से खबरें आ रही है कि वहाँ पे कुछ क्रॉप जो है वो डैमेजेस है। भारत में भी लग रहा है कि यहाँ पे भी जो है फसलों में कुछ रोग की वजह से जो है उत्पादन प्रभावित हो सकता है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे कीमतों में जो है प्रीमियम देख रहे हैं। लेकिन प्राइस जो है वो थोड़े ओवर स्ट्रेच्ड है, तो वर्तमान लेवल्स पे एक बार बाइंग जो है वो अवॉइड करके चलना चाहिए। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं मसालों की। मसालों पर भाविक आपकी राय क्या होगी? मसालों में आज तेजी दिख रही है, सभी मसालों में क्या करना चाहिए? कोई टॉपिक आपकी? मसालों में देखिए जीरा ऑलरेडी बहुत प्राइसेस यहाँ से बढ़ चुके हैं। हालांकि फंडामेंटल अभी भी अच्छे हैं, क्योंकि जो स्टॉकिस्ट है और जो ट्रेडर्स है वो लोग अभी माल मंडी में नहीं ला रहे। तो जो लास्ट मंथ के अभी कंपेयर करें माल, तो 10% कम आ रहा है, तो उसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ी बढ़त हुई है। बट यहाँ पे मैं अनकंफर्टेबल हूँ, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस, आई थिंक धनिया जो है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल सारे स्पाइसेस अच्छे हैं। बट धनिया में एक है कि जहाँ पे प्राइसेस इतने बड़े नहीं है, तो आई थिंक 11,700 के करीब अगर आता है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो लॉन्ग कर सकते हैं 11,500 के स्टॉप लॉस से, और इंट्राडे या 1 से 2 दिन के टारगेट के लिए रह सकते हैं 12,100 का टारगेट। ओके, यानी जीरे के, हालांकि जीरे में भी तेजी लग रही है, लेकिन जीरे के दाम ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इनको धनिया बेहतर लग रहा है। मनोज जी, आपको क्या पसंद है? हालांकि प्राइस के हिसाब से देखो तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर तो हल्दी दिख रहा है। हल्दी काफ़ी टूट चुका है ऊपर के लेवल से। अप्रैल के हाई से ही देखे तो करीब करीब 3,000 रुपये के आसपास टूट चुका है। 10,000 के आसपास का भाव था, अब देखिए 7,000 के आसपास आ गया है। क्या पसंद आ रहा है आपको, हल्दी या धनिया? ये हल्दी में अभी भी दबाव रह सकता है विश्वमोहन जी, क्योंकि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स जो है वो काफी हैं और उनको डिप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हल्दी में तो यहाँ का ट्रेड अवॉइड करके ही चलना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मसाला कॉम्प्लेक्स की बात करें तो धनिया बेहतर लगता है। हमने जो 11,200 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स यहाँ बनते हुए देखे थे। 11,700 के अगर भाव मिलते हैं तो बिल्कुल सितंबर वायदा जो है वो लॉन्ग करना चाहिए 11,540 के स्टॉप लॉस से। 12,000 से 12,100 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। चलिए अब ग्वार की बात करते हैं। ग्वार में क्या करना चाहिए? ग्वार में भी आज हल्की खरीदारी दिख रही है निचले स्तरों से, हालांकि गिरावट भी काफ़ी आ चुकी है। ग्वार सीड और ग्वारगम पर मनोज जी आपकी राय? ग्वार सीड में यहाँ पे एक दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है। हमने बड़ी गिरावट देखी थी, लेकिन अब यहाँ 4,700 के आसपास जो है वो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करता हुआ दिख रहा है। तो हमारा मानना है कि दायरे में बना रह सकता है। 4,750 के आसपास अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो बाय कर सकते हैं 4,680 के स्टॉप लॉस से। लेकिन अपसाइड भी लिमिटेड रहेगा, 4,850 तक के लक्ष्य जो है वहां रखे जा सकते हैं। ग्वार गम में भी यहाँ पे लोअर साइड पे अगर बात करें तो 8,650 जो है वो अच्छे सपोर्ट है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो लेवल के आसपास बाय कर सकते हैं 8,500 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 9,000 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। भाविक 7,600 का भाव है कैस्टर का, इस लेवल पे क्या करना चाहिए कैस्टर में? आई थिंक कैस्टर में बाई करना चाहिए, क्योंकि एक महीने का जो रेजिस्टेंस आ रहा था 75-50 का, वो अच्छे से ब्रेक कर दिया है और सस्टेन कर रहा है। तो आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि 76.50 से 76.70 के लेवल्स दिख सकते हैं। तो कैस्टर जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा डिप आता है 75-70 के करीब, तो लॉन्ग कर सकते हैं 76.50 के टारगेट के लिए, और 7530 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आई थिंक जब तक 7500 के ऊपर ब्रेकआउट पे सस्टेन कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि और तेजी देखने को मिल सकती है कैस्टर में। शुक्रिया भाविक आपका, मनोज जी आपका, कुणाल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक समझाया। तो